अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो हम जिस बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। और हमारा जो टॉपिक है वो है बेसिक्स ऑफ एनालिसिस, यानी कि किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, यानी कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस जो करते हैं वो किस बेस पर करते हैं, वो हम रेशोज़ की बेस के ऊपर करते होते हैं। तो कुछ बेसिक रेशोज़ जो हैं जिनका हम एनालिसिस जो है वो करते हैं और वो किस तरह से करते हैं, आज हम वो जो है स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर। सो जो फर्स्ट है वो है जी, जो हमारा फर्स्ट है वो है रेशो एनालिसिस। तो रेशो एनालिसिस हमारे उसके अंदर 5 टाइप्स आ जाती हैं लिक्विडिटी रेशो। सबसे फर्स्ट है लिक्विडिटी रेशोज़। तो लिक्विडिटी रेशोज़ में क्या है, मैयर्स अ फर्म्स एबिलिटी टू मीट इट्स करंट ऑब्लिगेशंस। तो इसमें यह है कि मतलब लिक्विडिटी रेशोज़ जो हैं ये हमें बताती हैं कि एक फ़र्म जो है वो उसकी करंट पोजीशन क्या है, उसके करंट एसेट्स कितने हैं, करंट लायबिलिटीज़ कितनी हैं, उसकी करंट रेशो कितनी है। और हम ये भी कह सकते हैं कि किसी कंपनी की अगर हमने एफिशिएंसी को मेजर करना हो तो हम उसकी लिक्विडिटी रेशोज़ को देख सकते हैं। उसके बाद है बोरिंग कैपेसिटी या लेवरेज रेशोज़। लेवरेज जो वर्ड है ये, इसका अगर हम मीनिंग देखें तो ये बनता है एड, हेल्प, असिस्ट किसी चीज़ का, ठीक है ना। तो अब वो कहता है बोरिंग कैपेसिटी लेवरेज रेशो, यानी कि ऐसी रेशोज़ या ऐसी कैपेसिटी बोरिंग की जो हेल्प करती है एक कंपनी को अपने कैपिटल को ग्रो करने में। ओके, सो इसमें लिखा हुआ है मेजर्स द डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन फॉर लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स। अब देखो लेवरेजेस दो तरह के होते हैं, एक होता है ऑपरेटिंग लेवरेज, एक होता है फाइनेंशियल लेवरेज। सो यहाँ पे चूंकि हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल लेवरेज की, तो वो क्या बात कर रहा है कि लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स जो हैं, यानी कि जो क्रेडिटर्स जो होते हैं वो इन टर्म्स ऑफ आपके गुड सप्लायर्स होते हैं। तो वो आपके कौन से ऐसे लॉन्ग टर्म सप्लायर्स हैं जो आपको फैसिलिटेट करते हैं, वो जो उनकी यानी कि क्रेडिटर्स की जो लॉन्ग टर्म पेमेंट पॉलिसी होगी वो आपकी एज ए लेवरेज काम कर रही होगी। उसके बाद है प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़। ऑब्वियसली आप जानते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ जो है मेजर्स द अर्निंग एबिलिटी ऑफ अ फर्म, मतलब एक फर्म जो है वो कितना अर्न कर रही है। उसके बाद कैश फ्लो रेशोज़ हैं। कैश फ्लोज रेशोज़ नॉर्मली इन तीनों रेशोज़ का कम्बिनेशन होती हैं, लिक्विडिटी रेशोज़, बोरिंग कैपेसिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़। उसके बाद नेक्स्ट है जी रेशो एनालिसिस के अंदर इंटरप्रेटेड इन कंपैरिजन विद, मतलब आप जो एनालिसिस करते हैं उसको कंपेयर करते हैं। एक तो आपने रेशो मालूम कर ली, ठीक है ना। अब उस रेशो को आपने कंपेयर करना होता है किसी एक वैल्यू के साथ, और वो कौन सी वैल्यू हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। उसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं। पहला है प्रायर रेशोज़, मतलब आपने पिछले साल की रेशोज़ निकाली हुई थी, फिर आपने इस साल की रेशोज़ निकाली, आपने उन दोनों का कंपैरिजन कर लिया, ये सिंपल एक चीज़ हो गई। उसके बाद कंपेटिटर्स रेशोज़, क्या मतलब आपकी कंपनी की रेशोज़ हैं और एक आपके कंपेटिटर हैं सेम इंडस्ट्री के, सेम नेचर ऑफ गुड्स के। तो आप क्या करेंगे, उनके साथ अपनी उनकी रेशोज़ और अपनी रेशोज़ का कंपैरिजन करेंगे और फिर आप चेक करेंगे कि वेदर यू आर परफॉर्मिंग वेल और नॉट। उसके बाद है इंडस्ट्री रेशोज़। अब आपकी कंपनी की एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री होगी जिसमें वो वर्क कर रही होगी, तो आप उस इंडस्ट्री की रेशोज़ को देखेंगे और फिर अपनी कंपनी की रेशोज़ को देखेंगे, फिर उन दोनों को कंपेयर करेंगे वेदर वी आर डूइंग वेल और नॉट। और उसके बाद प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स, मतलब ये कि आपने पहले से ही जो है कोई अपना एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है कि हमने ये अचीव करना है, और आफ्टर स्पेसिफिक टाइम पीरियड जब आप वो टास्क कंप्लीट करते हैं तो फिर आप उसकी रेशोज़ की मदद से उसको चेक करते हैं कि वेदर यू अचीव योर प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स और नॉट। उसके बाद है ट्रेंड एंड वेरिएबिलिटी ऑफ अ रेशो आर इम्पोर्टेंट कंसिडरेशंस। क्या मतलब है, मतलब ये कि जो आपकी रेशो एनालिसिस होता है उसके अंदर जो ट्रेंड होता है और ट्रेंड के अंदर जो वेरिएबिलिटी यानी कि चेंज होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। किस तरह से, मतलब ये कि आपका
हम अगर इधर बात करें तो आपकी रेशो लेट्स सपोज इंक्रीज़ हो रही होगी या डिक्रीज़ हो रही होगी, ये ट्रेंड बता रहा होगा रेशो का कि वो इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है या कांस्टेंट है। और उसके अंदर जो चेंज आ रहा है, ठीक है ना, वो उसकी वेरिएबिलिटी होगी। तो इस पॉइंट में सिर्फ इतना ही था कि चेंज इन द रेशो वेदर इट्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़, अच्छा यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि इस चैप्टर के अंदर जो इम्पोर्टेंट बेसिक चीज़ें हैं वो जो हम पहले पढ़ चुके हैं, कुछ रेशोज़ वो, और बेसिक जो है वो है दो एनालिसिस हैं कॉमन साइज़ एनालिसिस के अंदर, वर्टिकल एनालिसिस और हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। हमारी सारी गुफ्तगू इन दो एनालिसिस के गिर्द घूमेगी। क्यों? चैप्टर का नाम ही यही है कि हमने एनालिसिस करना है। अब वो किस तरह से हो सकता है, किस पर्सपेक्टिव से हो सकता है, हम एक एक रेशो को हम कितने पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं, कितने साइड्स से देख सकते हैं, ये हमने देखना है। सो कॉमन साइज़ एनालिसिस में क्या है जी, the use of percentages is usually preferable to the use of absolute amount। तो जब हम कॉमन साइज़ एनालिसिस की बात करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, हम परसेंटेजेस को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं इन रिस्पेक्ट टू एब्सोल्यूट अमाउंट्स। एब्सोल्यूट अमाउंट्स मीन कि वो वाली फिगर्स जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में या आपकी रिपोर्ट्स में दी हुई हैं, उन फिगर्स की निस्बत हम परसेंटेजेस उन्हीं फिगर से मालूम की हुई जो होती हैं उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अच्छा, इसके अंदर फिर कॉमन साइज़ एनालिसिस के अंदर दो हैं, वर्टिकल एनालिसिस है, हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकल एनालिसिस क्या होता है? ऑल अमाउंट्स ऑफ अ ईयर एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ अ बेस अमाउंट ऑफ द सेम ईयर, ई.जी. नेट सेल्स, रेवेन्यू और टोटल सेल्स। सो इसमें वो क्या बात कर रहा है, वो कह रहा है फ़र्ज़ करें आप इनकम स्टेटमेंट का वर्टिकल एनालिसिस कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, वर्टिकल एनालिसिस में आप एक साल की नेट सेल्स, अगर आप इनकम स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं तो नेट सेल्स को आप बेस बनाएंगे, ठीक है, और उस नेट सेल्स को बेस समझते हुए बाकी फिगर्स की परसेंटेजेस को मालूम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं इसकी एग्जांपल देता चलूँ, एक मिसाल के तौर पर आपकी नेट सेल्स हैं और आप यहाँ पे परसेंटेज मालूम करना चाह रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। तो आप क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को नॉमिनेटर में रखेंगे और जो आपकी सेल्स होगी उसको आप डिनोमिनेटर में रखेंगे और उसको मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की रेशो आ जाएगी कि जब भी हम बेस ईयर लेते हैं तो जो बेस ईयर वर्टिकल एनालिसिस में सेम ईयर का होगा जिस ईयर का हम एनालिसिस कर रहे होंगे। तो इधर हम सेल्स को बेस ईयर लेते हैं और बाकी फिगर्स जो हैं उनको हम नॉमिनेटर में रख के उनकी रेशोज़ जो हैं वो मालूम कर लेते हैं। इसी तरह से अगर हम बैलेंस शीट की बात करें कि अगर हम बैलेंस शीट के किसी एक एलिमेंट की रेशो मालूम करना चाह रहे हैं तो उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे टोटल एसेट्स होंगे उनको हम बेस बनाएंगे और उसकी बाकी जो फिगर्स होंगी उनको हम एज ए करंट ईयर के रेशोज़ के उसको हम मालूम करेंगे। मिसाल के तौर पर इसकी भी एक एग्जांपल देता चलूँ, अगर हम प्रीपेड जो हमारे एसेट्स हैं बड़े, उनकी हम रेशो मालूम करना चाह रहे हैं, तो चूँकि प्रीपेड हमारे एसेट्स जो होते हैं वो हमारे करंट एसेट्स होते हैं जो कि लेस दैन 1 ईयर होते हैं, तो हम क्या करेंगे, प्रीपेड जो एसेट्स हैं, फ़र्ज़ किया प्रीपेड हमने कोई एक्सपेंस किया है, कोई भी एक्सपेंस किया है, हम उसको ले लेते हैं, तो उसको हम रखेंगे नॉमिनेटर में और जो हमारी टोटल एसेट्स होंगे उसको हम रखेंगे डिनोमिनेटर में और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये हमारी आ जाएगी इस एसेट की, स्पेसिफिक एसेट की रेशो आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें हमने वर्टिकल एनालिसिस में क्या देखा कि हम नेट सेल्स, अगर हमने इनकम स्टेटमेंट के किसी एलिमेंट की रेशो मालूम करनी होगी तो हम नेट सेल्स को बेस लेंगे और अगर हमने बैलेंस शीट के यानी कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के किसी एलिमेंट की रेशो मालूम करनी होगी तो हम टोटल एसेट्स को बेस बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं, फिर हम हॉरिजॉन्टल एनालिसिस की तरफ आएंगे और फिर उसकी भी एग्जांपल एक देख लेंगे। तो वर्टिकल एनालिसिस की जो एक एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखें, अगर मैं आपको क्लियर दिखा सकूँ तो इसमें देखें तो अब उसने रेवेन्यू दिया हुआ है, रेवेन्यू फॉर फ्रॉम सेल्स। हम यहाँ पर सिर्फ एक ईयर ले लेते हैं
एग्ज़ाम्पल समझाने के तौर पर, बाकी आप लोग खुद इसको देख लेना, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो इसमें हम 2011 को ले लेते हैं फ़र्ज़ किया। तो अब 2011 की जो हमारी सेल्स हुई हैं वो हुई हैं 1 लाख की, $1 लाख की। अब उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या प्रोडक्ट सोल्ड की जो हमारी अमाउंट है वो है 65,000, वो हम ऑब्वियसली डिडक्ट करते होते हैं। तो बाकी हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट जो कि 35,000 बच जाएगा। अब इसके अंदर से हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लेस करना होता है, सेलिंग एक्सपेंस आ जाते हैं ऑपरेटिंग में, और जनरल एक्सपेंसेस आते हैं 14,000 16,000 हमने लेस कर दिया, तो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो बनेंगे वो 30,000 बन जाएंगे। और जब हम 35,000 में से 30,000 को लेस करेंगे तो ऑपरेटिंग इनकम बिफोर इनकम टैक्स, यानी कि हमारी जो ऑपरेटिंग इनकम आ जाती है जिसको हम EBIT भी कहते होते हैं, वो आ गई 5,000 हमारी। अब यहाँ पे चूंकि टैक्स को इंटरेस्ट कोई भी नहीं है तो हम इंटरेस्ट को डिडक्ट नहीं कर रहे, हम सिंपल टैक्स के ऊपर आ जाते हैं। टैक्स उसने बताया हुआ है 1500 है, तो हम 1500 को लेस कर लेंगे तो 3500 हमारी आ गई नेट इनकम। अब ये है हमारी एक बैलेंस शीट की ये हमारी इनकम स्टेटमेंट की फिगर्स हैं। और इन फिगर्स को अगर आपको याद हो पीछे हमने पढ़ा था एब्सोल्यूट अमाउंट, ठीक है ना, तो ये है हमारी एब्सोल्यूट अमाउंट्स। तो अब अगर हमने इन एब्सोल्यूट अमाउंट्स को परसेंटेजेस में करना होगा, जैसे कि उसने बताया हुआ कॉमन साइज एनालिसिस में हम परसेंटेजेस को प्रेफर करते हैं एब्सोल्यूट अमाउंट्स के ऊपर। तो अब एब्सोल्यूट अमाउंट हमें दी हुई है, हमने परसेंटेजेस मालूम करनी है, तो क्या करेंगे हम और हमने ये भी अभी पीछे पढ़ा है कि वर्टिकल एनालिसिस में हम रेवेन्यू को बेस लेते हैं। तो अगर आप वर्टिकल कॉमन साइज में नीचे रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स को देखो, सबसे पहला तो अब हम सेल्स की रेशो मालूम करना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे, सेल्स को ऊपर रखेंगे यानी कि नोमिनेटर में। और हमने पढ़ा कि वर्टिकल एनालिसिस में सेल्स जो होता है वो बेस ईयर होता है, तो सेल्स को डिनोमिनेटर में भी रखेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 100% आ जाएगा। सेम इसी तरह से अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स, ये आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करने से आपको रेवेन्यू का भी समझ आ जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अब हमने रेशो मालूम करनी है, तो क्या करेंगे, हम जिस चीज़ की रेशो मालूम करनी है वो ऑब्वियसली हमारा नोमिनेटर में आएगा। और बेस हमने किस चीज़ को बनाया है, सेल्स को बनाया है। तो अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो हमारा है 65,000, ठीक है। और डिनोमिनेटर में आएगा हमारा बेस, और बेस है हमारी सेल्स, और सेल्स है 1 लाख। तो 65,000 ओवर 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो आप 65% आ जाएगा। सेम इसी तरह से आप ग्रॉस प्रॉफिट की रेशो मालूम करना चाह रहे हैं तो आप ग्रॉस प्रॉफिट को नोमिनेटर में और सेल्स को डिनोमिनेटर में रखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो वो 35%। एंड मीनवाइल आप सारों के रेशोज़ जो हैं वो इस तरह से मालूम कर सकते हैं। अब इन रेशोज़ को मालूम करने का फ़ायदा क्या है, जब हम इन रेशोज़ को मालूम कर लेंगे तो हमें कंपैरिजन करने में आसानी होगी, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि ये कंपैरिजन करते हैं हम, ठीक है। तो कंपैरिजन किससे करते हैं, हम लास्ट ईयर की फिगर से करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखना चाहें तो हम देख सकते हैं कि लेट्स सपोज कि हमारा जो नेट इनकम है 3.5% है 2011 में, और 2010 में हमारी जो नेट इनकम थी वो 5.6% थी, और 2009 में हमारी जो थी नेट इनकम वो 8.4% थी। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि जो हमारी नेट इनकम है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे साल गुजर रहे हैं हमारी नेट इनकम डिक्रीज़ हो रही है, और कितने परसेंट डिक्रीज़ हो रही है इन रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस ईयर, ये भी हम बता सकते हैं कि पिछले साल 8.4% थी, अब 5.6% हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपकी अप्रॉक्सीमेटली 2.8% आई थिंक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, डिक्रीज़ हुई है। तो अब इधर से हमें पता चल जाता है कि हमारी जो डिक्रीज़ है किसी भी चीज़ के अंदर या इंक्रीज़ है। तो मैंने आपको पीछे ट्रेंड की भी बात की थी, ट्रेंड होता है किसी रेशो के अंदर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ या रिमेन सेम, ठीक है ना। अगर आप ऊपर देखें 2010 और 11 में जनरल एक्सपेंसेस, तो दोनों ईयर्स में जनरल एक्सपेंसेस 16% है, तो रिमेन सेम, ये चेंज नहीं हुए, ठीक है ना। तो इसी तरह से जो चेंज होगा उसमें डिक्रीज़ आएगा या इंक्रीज़ आएगा। हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप देखो 2010 और 11 की सेलिंग एक्सपेंसेस को देखें, तो 2010 में सेलिंग एक्सपेंसेस 12% थे और 2011 में वो हो गए 14%। तो हेयर द
trend in selling expenses is increasing trend, because the cost of selling expenses is going to be increased. And meanwhile, if you see the net income, तो net income क्या है, net income decrease हो रही है, 5.6 से 3.5 पर आ गई है। तो आई थिंक ये, if I'm not wrong, 2.1% डिक्रीज़ हो रही है। सो यहाँ से हमें पता चलता है कि हम रेशोज़ की मदद से मतलब मालूम कर सकते हैं कि कौन सा ट्रेंड हमारे कौन से कंपोनेंट ऑफ इनकम स्टेटमेंट में इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ओके, तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस की। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस क्या होते हैं जी? वो कहते हैं अमाउंट्स ऑफ कंपैरेटिव ईयर्स एज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ द बेस ईयर अमाउंट। क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पिछले साल की जो हमारी फ़िगर्स होती हैं उसको हम करंट साल की फ़िगर्स के साथ कंपेयर करते हैं और हम वहीं से उसकी परसेंटेज मालूम करते हैं। कैसे? इसकी मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे दूंगा कि लेट्स सपोज हमारी लास्ट ईयर की सेल्स को हम करंट ईयर की सेल से कंपेयर करेंगे, और अगर हमें एक साल से ज़्यादा सालों का डाटा दिया हुआ हो तो फिर वो स्पेसिफाई करेगा कि आप किसी एक साल को बेस ईयर के तौर पर ले सकते हैं। तो जिस साल को आप बेस ईयर के तौर पर लेंगे उसी साल से आप कंपेयर करेंगे रिलेटिव फिगर, रिलेटिव अमाउंट, रेलिवेंट एलिमेंट से। तो कैसे, इसकी एग्जांपल देखते हैं, मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारे पास है, एक सेकेंड, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। तो अब हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में अगर आप देखो तो इस एग्जांपल में सेम फिगर्स हैं, सेम डाटा है, बट एनालिसिस की जो टाइप है वो चेंज है। तो इसमें अगर देखो तो हम 2009 को बेस ईयर ले रहे हैं और 2010 और 11 की हम फिगर्स मालूम करें। तो अगर आप लोग देखो तो 2009 के अंदर तमाम जो परसेंटेजेस हैं वो 100 हैं। क्यों? क्योंकि ये 2009 हमारा बेस ईयर है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूँ ग्रॉस प्रॉफिट की, लेट्स सपोज कि हम ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज मालूम करना चाह रहे हैं, तो ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 2009 यानी कि 34,580, इसको हम नोमिनेटर में रखेंगे। क्यों? हम इसकी परसेंटेज मालूम करना चाह रहे हैं और यही ही हमारा बेस ईयर है पड़ा, तो इसी को हम डिनोमिनेटर में भी रखेंगे और मल्टीप्लाइड बाय 100 भी करेंगे तो ये 100% ही आएगा। तो इसी तरह से 2009 की जिस भी फिगर की हम परसेंटेज मालूम करेंगे वही हमारा बेस ईयर भी होगा, और चूंकि हम उस फिगर की रेशो मालूम कर रहे हैं तो उसको हम नोमिनेटर में भी रखेंगे। तो इस वजह से 2009 की तमाम जो परसेंटेजेस हैं वो 100% आएंगी। अब उसने कह दिया कि 2009 हमारा बेस ईयर है पड़ा, तो अब हम क्या करेंगे, 2010 की अगर हमने रेशो मालूम करनी है सेल्स की तो इसको 2009 की सेल से कंपेयर करेंगे। अगर हमने 2010 के जनरल एक्सपेंसेस की रेशो मालूम करनी है तो इसको 2009 के जनरल एक्सपेंसेस से कंपेयर करेंगे। अगर हमने 2011 के जनरल एक्सपेंसेस की रेशो मालूम करनी है तो इसको 2009 के जनरल एक्सपेंसेस के साथ कंपेयर करेंगे। क्यों? क्योंकि उसने कहा है 2009 जो है वो हमारा बेस ईयर है पड़ा, तो हम क्या करेंगे 2009 को ही हर साल में डिनोमिनेटर में रखेंगे क्योंकि वो ही हमारा बेस ईयर है हर साल के अंदर। तो अब अगर यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, हम सेल्स की ही ले लेते हैं। 2009 की सेल्स को या 2010 की सेल्स को हमने 9 से कंपेयर किया है, तो चूंकि 2009 की जो सेल्स हैं वो हमारी बेस हैं, तो हमने क्या किया, बेस को हमेशा नीचे रखते होते हैं, तो हमने बेस को रखा डिनोमिनेटर में, 91,000 डिनोमिनेटर में, 95,000 नोमिनेटर में, उसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा 104.4% आ गया। सेम इसी तरह से अगर हम 2011 की रेशो मालूम कर रहे होंगे सेल्स की तो हम क्या करेंगे, चूंकि 2009 हमारा बेस ईयर है ये नहीं भूलना, तो हम बेस ईयर को रखेंगे डिनोमिनेटर में, तो 91,000 आ गया डिनोमिनेटर में, और 1 लाख जो है ये चूंकि हम इसकी रेशो मालूम कर रहे हैं तो ये नोमिनेटर में आएगा, तो 1 लाख ओवर 91,000, तो मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो 109.9% आपकी रेशो आ जाएगी। सेम इसी तरह से मैं आपको एक और एग्जांपल इसके एलिमेंट की करवा देता हूँ, बाकी इंशाल्लाह आप लोग खुद देखेंगे तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तो अब नेट इनकम की या चलें टैक्स की कर लेते हैं, टैक्स रिलेटेड टू ऑपरेशंस।
अब 2009 का जो टैक्स है वो है 3279 रुपीज़। तो अगर हम टैक्स को 2010 के टैक्स को हमने उसका एनालिसिस करना हो तो हम क्या करेंगे, लास्ट ईयर यानी कि बेस ईयर को देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, चूँकि 2009 की जो फिगर है वो हमारी बेस है तो उसको हम डिनोमिनेटर में रखेंगे, और 2010 की हमारी जो है वो हमने कैलकुलेट करनी है तो उसको हम नोमिनेटर में रखेंगे। तो 2280 डिवाइडिंग बाय 3279, और इसको जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपकी टैक्स की कैलकुलेशन आई मीन के टैक्स की जो रेशो आएगी वो आएगी 69.5%। उसके बाद अगर हमने 2011 के टैक्स की रेशो मालूम करनी होगी तो क्या करेंगे, 2009 चूँकि बेस ईयर है तो हम 1500 ओवर 3279 मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो 45.7% आपकी आएगी। तो यहाँ से आप इजीली बता सकते हैं तो कितने परसेंट डिक्रीज़ हुआ है 2010 में 2009 की निस्बत और 2011 में 2010 की निस्बत। यहाँ से हम देख भी सकते हैं कि अगर आप देखें 2009 में टैक्स था 100% और 2010 में हो गया 69.5%। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई अप्रॉक्सीमेटली 30.5% डिक्रीज़ हुआ 2010 में 9 की निस्बत। जबकि अगर हम 10 से 11 की बात करें तो ये 69.5% था, जबकि ये 45.7% हो गया। तो ये अप्रॉक्सीमेटली अगर हम देखें तो ये आपका आई थिंक 50 70 यस 25%, 25 पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली 25% मोर और लेस डिक्रीज़ हुआ है। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि 2009 से 10 जो है वो 30% अप्रॉक्सीमेटली हुआ है, जबकि इधर 25% हो रहा है। तो यहाँ से आप इजीली बता सकते हैं कि किस साल में हमारा टैक्स ज़्यादा कम हुआ, किस साल में टैक्स ज़्यादा कम हुआ या बढ़ गया। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इसकी। ये इस इधर है, ईच फाइनेंशियल स्टेटमेंट एलिमेंट इज़ प्रेजेंटेड एज अ परसेंटेज ऑफ अ बेस अमाउंट फ्रॉम सिलेक्टेड ईयर। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जिस ईयर को हम सिलेक्ट करते हैं एज ए बेस ईयर उसको जो है उसी की जो है हम परसेंटेजेस को प्रेजेंट करते होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ईयर टू ईयर चेंज एनालिसिस। इसमें क्या करते हैं हम, यूज़ बोथ एब्सोल्यूट एंड परसेंटेजेस। ऑब्वियसली जब हम एक ईयर टू ईयर एनालिसिस की बात कर रहे होते हैं तो हम एब्सोल्यूट फिगर को भी ले रहे होते हैं, परसेंटेजेस को भी ले रहे होते हैं। ये इसको एग्जांपल मैं आपको पीछे एग्जांपल्स में इसको करवा भी चुका हूँ। उसके बाद गाइडलाइंस हैं कुछ इसकी, वो देख लेते हैं। व्हेन एन आइटम हैज़ ये किस चीज़ की गाइडलाइंस हैं, जब हम परसेंटेजेस को मालूम कर रहे होंगे। व्हेन एन आइटम हैज़ वैल्यू इन द बेस ईयर एंड नन इन द नेक्स्ट पीरियड। क्या मतलब, बेस ईयर में अमाउंट है लेकिन नेक्स्ट ईयर में कोई अमाउंट नहीं है, ज़ीरो अमाउंट है, तो क्या होगा, 100% डिक्रीज हो जाएगा। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पर 2009 में आपकी सेल्स या 2009 में आपका जो जनरल एक्सपेंस था वो आपका था 2000 रुपीज़, और 2010 में आपका जो जनरल एक्सपेंस है वो ज़ीरो हो गए हैं। तो अब बताओ जनरल एक्सपेंस में कितना डिक्रीज़ हुआ है, 100% डिक्रीज़ हो गया, क्योंकि पहले 2000 थे अब ज़ीरो हैं, तो पूरे के पूरे ख़त्म हो गए हैं, तो पूरे के पूरे डिक्रीज़ हो गए, तो 100% डिक्रीज़ हो गया। वो यही बात कर, अब इसको दोबारा देखो। व्हेन एन आइटम हैज़ वैल्यू इन द बेस ईयर, एक आइटम बेस ईयर में वैल्यू है, एंड नन इन द नेक्स्ट पीरियड, बेस ईयर में वैल्यू है लेकिन अगले साल कोई वैल्यू नहीं है, तो 100% डिक्रीज़ हो गया। ओके। उसके बाद दूसरा, अ मीनिंगफुल परसेंट चेंज कैन नॉट बी कंप्यूटेड when one number is positive and the other number is negative। yes obviously अगर एक साल का नंबर जो है वो पॉजिटिव है और अगले साल का जो फिगर्स आ रही हैं वो हमारी नेगेटिव में आ जाती हैं। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। हमने एक साल प्रॉफिट निकाला, वो पॉजिटिव में था, हम प्रॉफिट में जा रहे थे, अगले साल हम लॉस में आ गए। तो अगर हमारा जो बेस ईयर है वो पॉजिटिव है और जो करंट ईयर है वो नेगेटिव है प्रॉफिट में, तो हम उसकी रेशो नहीं निकाल सकते, हम नहीं निकालेंगे। नो परसेंट चेंज इज़ कंप्यूटेबल व्हेन देयर इज़ नो फिगर फॉर द बेस ईयर। ऑब्वियसली अगर आपके पास बेस ईयर ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आपने डिनोमिनेटर में क्या रखना है, तो आप कभी भी परसेंटेज मालूम नहीं कर सकते। ये कुछ गाइडलाइंस थी परसेंटेज को मालूम करने की। नेक्स्ट है जी कंपैरिजंस। कंपैरिजंस मैं आपको कुछ पहले बता भी चुका हूँ कि हम किस किस से कंपैरिजन करते हैं, और मैंने कुछ एग्जांपल्स में भी आपको बताया। तो यहाँ पे वो बात कर रहे हैं, प्रोवाइड्स कॉन्टेक्स्ट फॉर एनालिसिस ऑफ रेशियोज एंड फाइनेंशियल डाटा। तो
हम कंपैरिजन जो करते हैं वो किस लिए करते हैं, ताकि हमें जो रेशोज़ हैं और फाइनेंशियल डाटा है उनका एनालिसिस कर सकें, हम उनको हम जांच पड़ताल कर सकें, उनको देख सकें, उनको समझ सकें, उसी की बेस पे हम डिसीजन ले सकें। ठीक है, तो कॉमन जो टाइप्स हैं इसकी, वो ट्रेंड एनालिसिस और इंडस्ट्री एवरेजेस और भी हैं, लेकिन चूंकि वो ये एक अमेरिकन बुक है तो वो उनके पर्सपेक्टिव से है, और हमने चूंकि वो नहीं करना तो ट्रेंड एनालिसिस और इंडस्ट्री एवरेजेस को हम देख लेते हैं कॉमन टाइप्स में। तो अब कंपैरिजन करते हैं जब हम ट्रेंड एनालिसिस में, तो ए स्टडी ऑफ द, अब देखो ट्रेंड एनालिसिस मैंने आपको पहले बताया था डिक्रीज़ या इंक्रीज़ की बात कर रहे होंगे हम, या कांस्टेंट की बात कर रहे होंगे, तो वो कह रहा है स्टडी ऑफ द फाइनेंशियल हिस्ट्री ऑफ अ फर्म। क्या करते हैं हम ट्रेंड एनालिसिस में, एक फर्म की फाइनेंशियल हिस्ट्री की स्टडी करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पीछे एग्जांपल में दिखाया, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखी एक फर्म की या एक कंपनी की, और वो 3 साल की देखी, हमने हिस्टोरिकल डाटा देखा उसका 3 ईयर्स का, 2009, 10 एंड 11 का। उसके बाद इट रिवील्स वेदर द रेशो इज़ फॉलिंग, राइजिंग, relatively कांस्टेंट। ये मैं आपको डिटेल से बता चुका हूँ अभी थोड़ी देर पहले कि कब जो है ये एनालिसिस हमें बताता है कि कब एक रेशो डिक्रीज़ हो रही है, फॉल हो रही है, राइजिंग, इंक्रीज़ हो रही है, relatively कांस्टेंट कि सेम है पड़ी। उसके बाद हाईलाइट, व्हाट इट हाईलाइट, इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट एंड एविडेंस ऑफ प्रॉब्लम्स। ये रेशोज़ हमें क्या बताती हैं, ये हमें इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट बताती हैं, मतलब ये हमें बताती हैं कि अगर मिसाल के तौर पर प्रॉफिट में डिक्रीज़ आ रहा है तो मैनेजमेंट जो है वो इफ़ेक्टिवली वर्क नहीं कर रही, और अगर प्रॉफिट में इंक्रीज़ आ रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम कंटिन्यूसली परसिस्टेंटली, तो क्या होगा, तो इफ़ेक्टिवली मैनेजमेंट वर्क कर रही होगी। एविडेंस ऑफ प्रॉब्लम्स, और अगर हमारा प्रॉफिट डिक्रीज़ हो रहा है तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं ऑब्वियसली कंपनी के लिए, तो ये एक प्रूव है कि कंपनी जो है वो सही परफॉर्म नहीं कर रही। तो यहाँ से जो बेसिक 2 चीज़ें हमें पता चलती हैं वो ये 2 हैं, और इसी की बेस पे फिर कंपनी अपने डिसीजंस को चेंज करती है। नेक्स्ट है जी कंपैरिजंस इंडस्ट्री एवरेज। जब आप अपने एवरेजेस को कंपनी इंडस्ट्री के एवरेजेस से कंपेयर करते हो, कैसे, इंडस्ट्री कंपैरिजन कॉम्प्लिकेटेड बाय हाईली डाइवर्सिफाइड कंपनीज। बिल्कुल जो एक इंडस्ट्री की एवरेजेस होती हैं वो एक डाइवर्सिफाइड, मतलब एक बहुत ही स्पेसिफिकली डिवाइड किया होता है। डाइवर्सिफाइड का मतलब होता है डिवाइड कर देना इनटू डिफरेंट पार्ट्स। तो क्या होता है, इंडस्ट्री की जो रेशोज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड होती हैं, तो उनके साथ जो कंपैरिजन किया जाता है वो मच कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो फाइनेंशियल सर्विसेज इसके अंदर क्या आती हैं, बेस देयर एनालिसिस ऑन इंडस्ट्री प्लेसमेंट। बिल्कुल जो इंडस्ट्री की रेशोज़ होती हैं और जो हमारी रेशोज़ होती हैं उन दोनों को कंपेयर किया जाता है, और हमने बेस बनाया होता है इंडस्ट्री की रेशोज़ को, और हम देख रहे होते हैं कि वेदर हम उससे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे। प्रोवाइड कंपोजिट इंडस्ट्री डाटा, बिल्कुल इसके अंदर आपको डाटा प्रोवाइड किया जाता है तभी आप कंपैरिजन करते हैं। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़, सो दैट्स ऑल। हमारी स्लाइड्स ख़त्म हो गई। अच्छा, इसमें मैं आपको लास्ट में एक चीज़ बताना चाहूँगा जो इस चैप्टर के एंड में है, गालबन स्लाइड से मिस हो गई है, वो आप लोग देख लो। वो ये है कि हमारे पास 14 रेशोज़ होती हैं, ठीक है, जो अपर क्वार्टाइल, मीडियन और लोअर क्वार्टाइल को प्रेजेंट करती हैं। क्या मतलब इसका, इसका मतलब ये, अच्छा, इन 14 रेशोज़ को जो है ना हमने 3 बेसिक पार्ट्स में हम कह सकते हैं डिवाइड किया हुआ है। कैसे, सबसे पहले है जी सोल्वेंसी रेशो, उसके बाद है एफिशिएंसी रेशो, और उसके बाद है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। ठीक है, तो इस सोल्वेंसी को हम लिक्विडिटी रेशो भी कह सकते हैं, अभी हमने पहले पढ़ा भी है। तो अब इसमें कौन कौन सी रेशोज आती है, मैं थोड़ा सा ये भी आपको बताता चलूँ कि सोल्वेंसी रेशो में हमारे पास क्विक रेशो आपने पढ़ी हुई होगी, करंट रेशो, उसके बाद करंट लायबिलिटीज़ टू नेटवर्थ, करंट लायबिलिटीज़ टू इन्वेंट्री, टोटल लायबिलिटीज़ टू नेटवर्थ, और फिक्स्ड एसेट्स टू नेटवर्थ। इनके फार्मूलाज आई होप कि आपको पता होंगे, नहीं पता होंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद एफिशिएंसी रेशोज़ हैं कुछ, यानी कि किसी कंपनी की अच्छा, ये मैं बताना भूल गया कि सोल्वेंसी रेशोज़ जो हैं ये किसी कंपनी की
किसी कंपनी की स्टैंडिंग्स को देखने के लिए होते हैं कि कंपनी जो है उसका साइज़ देखने के लिए होते हैं, उसकी कितना ग्रो कर रही है, कितना उसने ग्रो किया है, एटसेट्रा। सो एफिशिएंसी सेकंड नंबर पर है। एफिशिएंसी में आपकी कौन कौन सी रेशोज़ आ जाती हैं? कलेक्शन पीरियड, के मतलब आप कितने दिनों के अंदर अपने कस्टमर्स से कलेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे है सेल्स टू इन्वेंट्री, के आपकी जो जो सेल्स टू इन्वेंट्री टर्नओवर है, कि मतलब आप इन्वेंट्री कितने डेज़ के अंदर परचेज़ करते हैं और आपकी सेल्स कितने डेज़ के अंदर हो, यानी कि आप कितनी बार जो है इन्वेंट्री परचेज़ करते हैं और उसको सेल करते हैं, परचेज़ करते हैं, सेल्स करते हैं। जो आप इसको टाइम्स में बताएंगे तो जितनी ज़्यादा बार आप इसको सेल परचेज़ करेंगे उतनी ही आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी ऑब्वियसली। उसके बाद एसेट्स टू सेल है, आपके परसेंटेज में बताते हैं इसको। और उसके बाद सेल्स टू नेट वर्किंग कैपिटल एंड अकाउंट्स पेएबल टू सेल्स, बिल्कुल अकाउंट पेएबल और सेल का आपस में लिंक है। तो ये रेशो जो हैं ये कंपनी की एफिशिएंसी को ज़ाहिर करती हैं। और लास्ट में जो इसकी थर्ड पार्ट है, जो इसमें डिवीजन है, वो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ में जो बेसिक हैं वो हैं रिटर्न ऑन सेल्स, रिटर्न ऑन एसेट्स एंड रिटर्न ऑन इक्विटी। ये कुल मिला के आपकी 14 रेशोज़ होती हैं जो कि आपकी बेसिक्स हैं पड़ी किसी भी एक फर्म को अगर आपने उसका एनालिसिस करना हो। तो ये 14 रेशोज़ जो हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। प्रॉफिटेबिलिटी में रिटर्न ऑन सेल्स, यानी कि सेल्स के ऊपर आपको कितना रिटर्न है, रिटर्न ऑन एसेट्स, आपको एसेट्स के ऊपर कितना रिटर्न है, और इक्विटी। मैं इसको डेप्थ में नहीं लेके जा रहा क्योंकि ये हमारा इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ चैप्टर में, तो इसलिए मैं सिर्फ इसको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। उसके बाद एक लास्ट पॉइंट इसका रह गया और वो ये है कि कुछ और जो आपके फार्मूलाज हैं, कुछ और जो इस चैप्टर के अंदर डिस्कस नहीं हुआ, वो सिर्फ बताया हुआ है, और वो हैं कि रेवेन्यू पर शेयर, मिसाल के तौर पर आपको एक शेयर के ऊपर कितना रेवेन्यू मिल रहा है, या कैश फ्लो पर शेयर, या अर्निंग पर शेयर। अब अर्निंग पर शेयर में दो तरह के हैं, बेसिक अर्निंग पर शेयर है, उसके बाद डाइल्यूटेड है, हम उस पर आज में नहीं जा रहे। बट अर्निंग पर शेयर है तो फार्मूलाज इसका चूँकि यहाँ पे डिस्कस नहीं हुआ मैं बता देता हूँ। वैसे अर्निंग पर शेयर का सिंपल फार्मूला है कि आप नेट इनकम में से प्रेफर्ड डिविडेंड को लेस कर देते हैं और नंबर ऑफ़ आउटस्टैंडिंग शेयर्स को उस पर डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद डिविडेंड डिक्लेयर्ड पर शेयर, तो सिंपल है, जितने आपका डिविडेंड डिक्लेयर्ड हुआ है टोटल उसको आप डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ़ आउटस्टैंडिंग शेयर से। और उसके बाद आपकी कैपिटल स्पेंडिंग पर शेयर है, बुक वैल्यू पर शेयर, कॉमन शेयर आउटस्टैंडिंग, एवरेज एनुअल रेशो, उसके बाद रिलेटिव रेशो, उसके बाद एवरेज एनुअल डिविडेंड यील्ड। उसके बाद आप अपना रेवेन्यू बताते हैं कितना है, ऑपरेटिंग मार्जिन बताते हैं, डेप्रिसिएशन बताते हैं, नेट प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं। सो ये हमारा आज का था चैप्टर नंबर 5, जिसमें हमने एनालिसिस को डिस्कस किया कि किस तरह से हम फिगर्स को कैलकुलेट करते हैं और किस तरह से उनको एनालाइज करते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो मज़ीद अगर कोई इशू हो, आपको कोई मसला हो, कोई पॉइंट समझ ना आ रहा हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम आपको इंशाल्लाह मैं आपको विद इन 24 आवर्स आपको रिप्लाई करूँगा। गॉड ब्लेस यू। हमेशा पढ़ते रहें, मेहनत करें। खुदा आपका हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।